हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम मेमन और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके पहले मैं आपको 3 पार्ट्स में जो है कवर करवा चुकी हूँ ये पूरा चैप्टर। अब बस एक पार्ट जो है हम इस वीडियो में कवर करेंगे और इसी के साथ आपका जो चैप्टर है ये फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप जाकर उसे चेकआउट कीजिए। लिंक जो है आपको मिल जाएगी, यहाँ पर आई बटन आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर आपको जो है लिंक मिल जाएगी। अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ने वाले हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो इवोल्यूशन है वो किस तरीके से हुआ, उसके प्रिंसिपल्स किस तरीके से इवॉल्व हुए थ्रू आउट द 19th-20th सेंचुरी। तो सबसे पहले ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब स्टैब्लिश हुआ था, मैंने आपको बताया था इसमें पब्लिक और प्राइवेट डाइकोटॉमी नहीं थी। इसका मतलब ये था कि बिजनेस स्कूल भी और साथ साथ जो हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशंस होती है, दोनों भी एक ही सिलेबस पढ़ा रही थी, क्योंकि दोनों के अंदर ये सोचा जा रहा था कि वर्कर्स ही तो काम कर रहे हैं, चाहे पब्लिक के लिए करें या प्राइवेट कंपनीज के लिए करें। तो पब्लिक प्राइवेट डाइकोटॉमी नहीं क्रिएट की थी। तो ये उस टाइम से आप देखेंगे कि दो चीज़ों पे फोकस किया जाता था। ये पूरा का पूरा जो प्रिंसिपल था, पहली बात तो ये थी कि पूरा का पूरा प्रिंसिपल जो था वो नॉर्मेटिव था। मतलब किस तरीके से जो है वैल्यू बेस्ड था और प्रैग्मेटिक था, मतलब प्रैक्टिकल था कि किस वर्कर से किस तरीके से काम निकलवाना है। यही जो है पूरा का पूरा कंसर्न हुआ करता था। आप देखेंगे कि 20th सेंचुरी जो है बेसिकली ये पूरी तरीके से किस पे बेस्ड था। आप देखेंगे कि ये ना बेस्ड था ऑन दी नॉर्मेटिव वैल्यू। बाद में जाकर मैक्स वेबर की जब थ्योरी आती है, तब हम देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, एक एम्पेरिकल थ्योरी, एक साइंटिफिक थ्योरी। उसके बेसिस पे हम इसे फॉर्म कर सकते हैं। तब तक के हमने सोचा नहीं था कि हम इसे जो है किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, एम्पेरिकल फॉर्म में जो है पढ़ सकते हैं। क्योंकि तब तक सब लोग सोच रहे थे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, तो आप क्या कहोगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो भाई जो ब्यूरोक्रेट्स करते हैं वो है, तो हमें पढ़ना क्यों है। थ्योरी में क्या पढ़ेंगे हम इसके बारे में, प्रैक्टिकल चीज़ है वो तो, ठीक है। तो इस तरीके से जब ये डिबेट शुरू हुआ कि इसको थ्योरी ऐसा पढ़ सकते हैं, और फिर 20th सेंचुरी में जब मैक्स वेबर की थ्योरी आई, तब जाकर आपको देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ने की शुरुआत हुई। और जब ये इसकी शुरुआत होती है तो स्टार्टिंग में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। स्टार्टिंग में सिर्फ दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है इसकी, एक होती है इकोनॉमी और एक होती है एफिशिएंसी। मतलब कैसे कम पैसे में ज़्यादा काम करवाया जाए वर्कर से, यही सब लोगों की जो है इच्छा रहती है। हम यही पढ़ेंगे ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। अब इफेक्टिव क्या होगा, इफेक्टिव मतलब कम वर्कर्स ज़्यादा काम हो, ठीक है। वर्कर कम रहे, पैसा कम देना पड़े और काम ज़्यादा हो। यही जो है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होगा ना, क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग नहीं था, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन अलग नहीं था, बेसिकली दोनों चीज़ें साथ में ही थी। तो इसलिए कहीं ना कहीं इसको देखा जा रहा था कि भाई इसमें मतलब कम वर्कर से ज़्यादा काम निकलवाना है, और जितना कम में हो सके उतना काम करवाना है। उस टाइम पर आपको देखने को मिलता है कि धीरे धीरे कंसर्न बढ़ने लग गया था। आपको पता है कि उस टाइम पे मार्क्स की राइटिंग्स उभर कर आ रही थी, तो कहीं ना कहीं कंसर्न्स बढ़ने लग गया था कि भाई आपको जो है कहीं ना कहीं जो है सिटीजन्स के साथ जो वर्कर्स हैं उनका आपको कहीं ना कहीं फेयर ट्रीटमेंट आपको उनको प्रोवाइड करना है। ये सारे कंसर्न्स निकल कर आ रहे थे। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि गवर्नेंस के साइड पे अगर आप देखेंगे, आईआर की तरफ देखेंगे, आप अगर समझिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की तरफ देखेंगे, तो आपको देखने को मिलता है कि धीरे धीरे क्या हो रहा था, लोगों को जो है इन्वॉल्व करने की बात की जा रही थी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में। तो कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी का आइडिया है कि लोग जो है इन्वॉल्व रहेंगे, ये उस टाइम पे तो ग्रोथ हो रहा था, ठीक है। डेवलपिंग नेशंस में ग्रोथ हो रहा था, डेवलप नेशन में पहले से हो चुका था, बट हाँ डेवलपिंग नेशंस में उस टाइम पे इसका ग्रोथ चल रहा था कि किस तरीके से सिटीजन्स को इन्वॉल्व किया जाए, सिटीजनशिप की सिटीजन डेमोक्रेसी पे जो है फोकस किया जा रहा था। तो आपको देखने को मिलता है कि पूरा का पूरा जो डिबेट है, मतलब ये अलग नहीं है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसी पूरे के पूरे जो है होल का पार्ट है, ठीक है। छोटा सा पार्ट है इसका। कहने का मतलब ये है कि इसमें बात हो रही थी कि बहुत सारे सिटीजन्स को हमें इन्वॉल्व करना है पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में। तो ये कैसे करेंगे हम सब, अगर हम जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चला आ रहा है वैसे ही चलने देंगे तो किस तरीके से हमें करेंगे। तो इसको करने के लिए जो है बहुत सारी चीज़ें जो है लोग निकाल कर लाते थे, प्रिंसिपल्स नए नए। तो बेसिकली रीऑर्गेनाइजेशन कर दिया जाता था। रीऑर्गेनाइजेशन कर दिया जाता था, मतलब आपको पता है आज के टाइम पे भी आप देखेंगे कि जो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक कलेक्टर, एक एसडीएम कहीं पर ही पोस्टेड होता है, उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि वो करप्ट ना हो, ठीक है। सिमिलरली आप देखेंगे कभी उसको रिवेन्यू डिपार्टमेंट में डाला जा रहा है, कभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कभी कोई और डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट्स चेंज करते रहते हैं। तो रीऑर्गेनाइजेशन करने से कहीं ना कहीं जो है आप देखेंगे करप्शन प्रिवेंशन हो जाता है, ऐसा कौटिल्य ने भी बताया था। तो ये सब चीज़ें जो है इंटर रिलेटेड है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये आती है कि ये जो पर्टिकुलरली हम डिसिप्लिन पढ़ रहे थे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तब तक डिसिप्लिन स्पेसिफिक नहीं बना था, ठीक है। उस टाइम तक डिसिप्लिन स्पेसिफिक नहीं बना था, इसे हम दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ रहे थे।
दूसरी चीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिलती है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल भी निकल कर आ रहे थे, जैसे कि हम सोचते हैं ना कि ये करने से ये हो जाएगा, वो करने से ये हो जाएगा। तो ऐसा करने से मतलब हम समझते जा रहे थे कि ऐसा अगर हम समझ लीजिए कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ को एक जगह पर डाल देते हैं, जैसे कि हम बताया ना मैंने आपको अभी रिवेन्यू डिपार्टमेंट, तो हमेशा से रिवेन्यू डिपार्टमेंट नहीं बना हुआ होगा, ठीक है। हमेशा से जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं बना होगा, हमेशा से है ना कॉमर्स डिपार्टमेंट नहीं बना होगा। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांटने से जो है काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। इक्वेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अथॉरिटी, मतलब जितनी आपके पास अथॉरिटी है, आप जितनी पावर दिखा रहे हो उतनी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी है, ये बात ध्यान रखना। तो ये पर्टिकुलरली जो है आपको जो है ये सिखाने की जो बात है। उसके बाद आप देखेंगे कि हर मेंबर जो है, मतलब एक मेंबर को सुपरवाइजर बना दिया जाता है कि हाँ आप देखेंगे बाकी सारा लोगों का काम। तो इससे कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस बना रहता है। दूसरी बात हम देखेंगे कि कितने पर्टिकुलरली अगर हम बात करें कि ज़्यादा भी समझ लीजिए, ऐसा नहीं करना है कि एक ही इंसान को जो है पूरा पावर दे देना है ताकि वो करप्ट हो जाए। तो हमें सुपरवाइजर भी बहुत सारे बनाने हैं, और वर्कर्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं। अब देखिए आप गवर्नमेंट जॉब्स पे जो है बहुत सारे लोग काम करते हैं, अलग अलग पोजीशन पे काम करते हैं, ठीक है। IRS डिपार्टमेंट में कोई काम करता है, IFS में, IFOS में, IRS, IPS में, IAS में, ठीक है। उसमें भी आप देखेंगे 22 सर्विसेज और होती है। इसके अलावा आप देखेंगे, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, बहुत सारी सर्विसेज होती है जिसमें UPSC एग्जाम से रिक्रूट किया जाता है। उसके अलावा आप देखेंगे कि SSC एग्जाम हो गया, बहुत सारे SSC CHSL, SSC MTS, बहुत सारे एग्जाम, CGL। तो ये सारे एग्जाम्स आप देखेंगे, इससे भी जो है कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट तो होता ही है, तो अलग अलग पर्पसेस के लिए होता है, जैसे स्टाफ, एडवाइजरी, कंसल्टेटिव पर्पसेस के लिए होता है। तो आई होप यहाँ तक कि आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर है। तो धीरे धीरे इसमें इवोल्यूशन आया, लेकिन अभी भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स आज भी यही है। आज भी हम देखते हैं डिवीजन ऑफ पावर है, आज भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो है सुपरवाइजर्स बने होते हैं, आज भी हम देखते हैं कि अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों को रिक्रूट किया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो फोकस किया जा रहा था, फोकस इस पे किया जा रहा था कि सारा का सारा फोकस इस पे था कि जो मेन लोग काम करेंगे, जो कि सिविल सर्वेंट्स है, आज आज आप देखिए इंडिया की पोजीशन, 14 लाख लोग, 14 लाख लोग मैं बता रही हूँ आपको, सिविल सर्विसेज एग्जाम देते हैं। सिविल सर्विसेज मतलब UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज जो है इसको एक्सेप्ट कर चुकी है, ठीक है। ब्रिटेन से हमने ये मॉडल लिया, ब्रिटेन मतलब क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमें जो है इंट्रोड्यूस करवाया था सिविल सर्विसेज, आपको पता होगा। तो चाइना में ये सिस्टम चला आ रहा था, US में सिस्टम, बहुत सारी मतलब कंट्रीज में ऑलरेडी ये सिस्टम जो है पहले से चला आ रहा था, ठीक है। तो बेसिकली ये जो सिस्टम था, ये मेजोरिटी ऑफ नेशंस ने आज जो है एक्सेप्ट कर लिया है कि सिविल सर्विसेज आपको जो है एग्जाम लेना है। क्यों एग्जाम लेना है? बिकॉज इसमें बेस्ट कैंडिडेट्स को चूज करना है, ठीक है। बेस्ट कैंडिडेट्स को चूज करना है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि 14 लाख लोग एग्जाम देते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो करीबन 1000 वैकेंसी या 1000 से भी कम जो है वैकेंसी आपको देखने को मिलती है कि निकलती है। इसमें रेलवे सर्विसेज भी आ गई है, बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट होता है। तो इसमें मेरिटोक्रेसी की बात आती है, मतलब जो इंसान सबसे बेहतर रहेगा एक पोस्ट के लिए, किस बेसिस पे? एग्जाम देने के बाद, मतलब उसकी इंटेलिजेंस के बेसिस पे और बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके। जैसे आज के टाइम पे तो आप देखेंगे प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपकी जो है किस तरीके की आपकी जो है अपब्रिंगिंग है, आपकी वैल्यूज है, आपकी पर्सनैलिटी, आपका बॉडी लैंग्वेज, सब टेस्ट कर लेंगे वो, ठीक है। उसके बाद आपको जो है जॉब देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक बहुत ज़्यादा रिगरस प्रोसेस जो होती है सिविल सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सिविल सर्विसेज एक पार्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दूसरे भी बहुत सारे जो है मैंने आपको बताया कि जितने जो छोटे छोटे सर्विसेज भी होती है वो सब भी जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आती है। और जो बजट बनता है, बजट आपको पता है कि हर गवर्नमेंट जो है बजट बनाती है। इंडिया का एक बजट निकलता है 2022-23 का, एक फाइनेंशियल बजट निकलता है जो हर साल जो है आपको पता है RBI के जो गवर्नर रहते हैं, जैसे इस साल निर्मला सीतारमन, तो वो जो है कहीं ना कहीं आते हैं और फिर जो है सबके सामने अपना बजट जो है पेश करते हैं कि हमने इस साल के लिए क्या जो है बजट बनाया है। तो बजट के अंदर भी जो है प्रायोरिटीज आने लग गई कि भाई हमको कितना जो है पैसा देना है एडमिनिस्ट्रेशन के काम पे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को काम करने के लिए पैसा तो चाहिए। और मेनली जो है काम क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, कि जो बजट जो है किसने डिसाइड किया? लेजिस्लेचर ने डिफाइन कर दिया कि इतनी इतनी फंडिंग है, इतनी इतनी फंडिंग पहुंचना है। वो फंडिंग पहुंचेगी कैसे? वो फंडिंग पहुंचेगी किसके थ्रू? कलेक्टर के थ्रू पहुंचेगी, वहाँ के जो है पर्टिकुलरली आप देखेंगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पहुंचेगी। तो ये सारा जो काम होता है ये सब जो है पर्टिकुलरली ये जो है एग्जीक्यूटिव पार्ट करेगा। और जो फंडिंग अप्रूव करने का, बजट डिसाइड करने का काम कौन करेगा? लेजिस्लेचर करेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा टशन रहा स्टार्टिंग में, जब शुरू हुआ ना तो थोड़ा सा टशन रहा कि कौन क्या काम करेगा। लेकिन हाँ, ये जो बजट का सिस्टम शुरू हुआ ये ब्रिटेन में शुरू हुआ, और आज भी जो है ये चल रहा है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है इसे फॉलो करती है।
इस तरीके का जो हमने सिस्टम पढ़ा ये 1930s तक के जो है यूएस तक पहुंच चुका था, और जो डेवलप कंट्री से मैंने आपको पहले बताया उन तक ये पहुंच चुका था। उसके बाद धीरे धीरे ट्रेनिंग हुई। उस टाइम पे इंटरनेट थोड़ी ना था कि भाई आपने जो है गूगल पे अपलोड कर दिया और सबने पढ़ लिया, ठीक है। तो इंटरनेट नहीं था, स्प्रेड नहीं था, लेकिन धीरे धीरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुलने लग गए और फिर लोगों को पता चलने लग गया, लोगों को मतलब गवर्नमेंट्स को। तो कहीं ना कहीं डिफरेंट गवर्नमेंट्स जो है इसको एक्सेप्ट किया ये सिस्टम को, कि सिविल सर्विसेज का हमें जो है क्या कहते हैं एग्जाम लेना है, और मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज में सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन और रिक्रूटमेंट होता है। फिर जब ये पर्टिकुलरली आया तो उसके बाद क्रिटिसिज्म भी आएंगे, आपको पता है। तो सबसे पहले जो क्रिटिसिज्म आया, मैंने आपको बताया था, जो वुड्रो विल्सन का जो आइडिया उस टाइम पे इमर्ज होकर आ रहा था 1887 ऑनवर्ड्स, कि पॉलिटिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक डायकोटॉमी है। तो उस टाइम पे ये सोचा जा रहा था कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या है, समझ लीजिए आप, वो सिर्फ रोबोट की तरह काम करेंगे, उन लोगों का खुद का कुछ व्यू नहीं रहेगा, वो लोग बहुत ज़्यादा जो है इम्पार्शियल रहेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पार्शियल रहेंगे, उनका कोई पर्सनल बिलीफ नहीं होना चाहिए, उनको जो काम बोला गया उनको वो काम करना है, ये चीज़ पे जो है बिलीव करा जा रहा था। तो ठीक है भाई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ आप देखेंगे कि मतलब 1930s ऑनवर्ड्स जो है इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म निकलने लग गया। क्रिटिसिज्म में हमको क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है कि ग्रेट डिप्रेशन का टाइम था यूएस के अंदर, और फिर उसके बाद आप देखेंगे वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे भी आपको ये देखने को मिला कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ कोई मतलब ऐसा नहीं है कि रोबोट है आपने जो बताया वही काम करेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी ताकत होती है कि वो खुद की पॉलिसीज बना सके। आप खुद सोचिए कि अगर आप समझ लीजिए सिविल सर्विस एग्जाम देते हैं, आप बन जाते हैं, कोई भी तरीके की पोस्ट पे आपको अलॉटमेंट मिलता है, तो आप एसडीएम बन गए, कलेक्टर बन गए, तो जैसे कि गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है, मनरेगा की है, या फिर अपने राशन है, पीडीएस सिस्टम है, आप वो तो चेक करेंगे आपके डिस्ट्रिक्ट में। बट मोर ओवर आप क्या चेक करेंगे, मोर ओवर आप ये चेक करेंगे ना कि आप सोचेंगे कि भाई आप क्योंकि उस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट से ज़्यादा पास आप है, गवर्नमेंट में कौन है, सीएम है, वो पास कर देगा लॉ, ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि मेरी डिस्ट्रिक्ट में क्या प्रॉब्लम है, तो आप जो है उसको सुधार करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका कंस्ट्रक्टिव पार्ट आता है, मतलब आप भी जो है डिसीजन मेकिंग में जो है पार्ट बन सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो है जब आप डिसीजन मेकिंग का पार्ट बन रहे हैं मतलब आप पॉलिटिक्स का भी पार्ट बन रहे हैं। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि ये टाइम पे ऐसा था कि भाई कोई डायकोटॉमी नहीं है बिटवीन पॉलिटिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो यही वो टाइम था जिसमें डायकोटॉमी को जो है हटाने की कोशिश की गई। अब आपको पता है कि ग्रेट डिप्रेशन के बाद जो है आपको पता है कि जो पूरा इकोनॉमिक्स है वर्ल्ड का वो चेंज हो जाता है। तो उस टाइम पे फिर जो है अलग अलग तरीके की मतलब तरीके निकाले जाते हैं, जैसे नेशनल इनकम अकाउंटिंग आपने सब पढ़ा होगा, कीनीशियन इकोनॉमिक्स में आपने सब पढ़ा होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को निकाला जाता है ताकि हम समझते हैं कि कंट्री की इकोनॉमी किस तरीके से चल रही है वो समझने के लिए। तो ये पर्टिकुलरली बहुत नई नई चीज़ें निकाली गई। अब गवर्नमेंट, आप पता है गवर्नमेंट को आप इलेक्ट करते हैं, उनकी कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी नहीं है। तो फिर सिविल सर्वेंट्स को इस तरीके से रिक्रूट किया गया कि वो लोग कहीं ना कहीं इकोनॉमी में पार्ट ले सके, और बहुत सारी कंट्रीज ले कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के जो पर्सन होते हैं उनको जो है एक रिक्रूट करती है, ताकि उनको प्रॉपर जो है अलॉट किया जा सके इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है, जहाँ पर उनके डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है उनको रिक्रूट किया जा सके। आप इंडिया में भी देखिए, आपको देखेंगे इंजीनियरिंग के लिए अलग एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि पर्टिकुलरली जो जैसे कि आप देखेंगे इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम देखेंगे, तो बेसिकली डिफरेंट एग्जामिनेशन डिफरेंट पोस्ट के लिए कंडक्ट किए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। तो वैसे ही आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पर ग्रोथ हो रही थी कि इकोनॉमिस्ट को रिक्रूट किया जाए। अब इकोनॉमिस्ट को क्यों रिक्रूट किया जा रहा है, मतलब इसलिए रिक्रूट किया जा रहा है ताकि उसको समझ में आ सके कि उसको क्या कहते हैं गवर्नमेंट की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो सिमिलरली मतलब उसका रोल जो है पॉलिटिक्स में जो है बढ़ने लग गया। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है आप देखेंगे अभी 2015 ऑनवर्ड्स, आपको पता है कि पहले जो है आपने अभी सुना होगा नीति आयोग का जो फॉर्मेशन हुआ आफ्टर जो है स्क्रैपिंग दी प्लानिंग कमीशन। तो इसमें आप देखेंगे क्या है, जो सिविल सर्वेंट्स है हमारी कंट्री के, ठीक है, वो लोग साथ में आते हैं, और सिविल सर्वेंट्स आने के बाद जो है वो लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं। सोचिए सिविल सर्वेंट्स, मैंने आपको अभी बताया 14 लाख लोग एग्जाम देते हैं, उसमें से करीबन 1000 से कम लोग जो है निकलते हैं, पास आउट होते हैं फाइनली। तो वो लोग कितने ज़्यादा ब्राइट होंगे अकेडमिकली, आप सोच सकते हैं। तो वो लोग जो है और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट सिटीज़ से आते हैं। तो ये बेसिकली जो लोग साथ में मिलकर आएंगे और कुछ पॉलिसीज़ को फॉर्म करेंगे, तो आप सोच सकते हैं कितनी इफेक्टिव पॉलिसीज़ वो हो सकती है। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिक्स में लाने का जो काम है, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम सिर्फ एग्जीक्यूशन करना नहीं, लेजिस्लेचर करना भी हो सकता है, ये चीज़ जो है यहाँ से शुरुआत हुई। और बहुत सारी कंट्री जैसे कि यूएस, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, स्वीडन और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ने आप देखेंगे इस चीज़ को जो है कहीं ना कहीं जो है पायनियर कर लिया।
उसके बाद हम देखेंगे कि अभी डेवलपिंग कंट्रीज में, अभी आपको बताया इंडिया के कंटेक्स में, कि अब जो है हम कहीं ना कहीं जो है इनकी जो रिसोर्सेज को है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मतलब रिसोर्सेज मतलब क्या, उनका आप देखेंगे कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं। ऑफकोर्स डेफिनेटली हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनसे कहीं ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं। तो अगर हम उनकी स्किल्स का यूटिलाइजेशन करेंगे तो हमारी कंट्री कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। तो वो चीज़ पे जो है फोकस किया जा रहा है। अब बात करते हैं थ्योराइजिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो सबसे पहले जो है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो शुरुआत हुई आप देखेंगे पब्लिक सेक्टर के अंदर, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो है पहले प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर जो है साथ में पढ़ा जा रहा था, दोनों के बीच में जो है डिस्टिंक्शन नहीं किया जा रहा था, थ्योरी बनाने की बात नहीं हो रही थी। तो अब जब शुरुआत हुई कि सबसे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अलग तरीके से पढ़ने की, तो बेसिकली यहाँ पर जब शुरुआत हुई तो इसे जो है हम कहते हैं फर्स्ट वेव ऑफ पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म। और इसकी शुरुआत भी क्योंकि डेवलप कंट्री से ही हुई जो इंडस्ट्रियलाइज थी, और बाद में जाकर जो है दूसरी कंट्रीज में जो है ये फैल गई। तो इनका जो शुरुआती तौर, मतलब इनको जो है इंट्रोड्यूस करने का क्या कारण था, इनकी कंट्री में जो इंडस्ट्रियलाइज नेशन में क्या हो रहा था कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे फिजिकल क्राइसिस हो गया था। मतलब वो लोगों का कहीं ना कहीं, मतलब देखिए कंट्री तो चल रही है जैसे चलना होता है। आप अगर ग्रेट डिप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, ग्रेट डिप्रेशन क्यों हुआ, तो कहीं ना कहीं जो मिसमैनेजमेंट हो जाता है, ठीक है, कि गवर्नमेंट जो है प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं कर पाती कि किस तरीके से जो है हम फंड को जो है किस तरीके से जो है रेगुलेट करेंगे। फिर आप देखेंगे कि जो मेजर्स निकाले गए जिस तरीके से आपको इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है ये इंडस्ट्रियलाइज नेशन के अंदर कहीं ना कहीं ये सारी प्रॉब्लम्स उठ कर आ रही थी कि हमें जो है कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों को कंट्रोल करना है। तो इसलिए जो है इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की जो थ्योरी है उसके लिए मोटिवेशन इनको मिली। और एट द मतलब, और अगर हम दूसरे साइड पे देखें तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन्होंने भी जो है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अपनाया। वो क्यों अपनाया, बिकॉज यहाँ पर कुछ और दिक्कतें थी। यहाँ पर क्या दिक्कतें थी, जैसे कि आप देखेंगे इंडिया के अंदर आपने देखा पोस्ट इंडिपेंडेंस बहुत सारे प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए गए थे ताकि रूरल एरियाज तक के आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें पहुंच सके, स्कीम पहुंच सके, पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशनिंग सिस्टम। तो ये सब चीज़ें इफेक्टिवली हो सके, इसलिए जो है कहीं ना कहीं जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन्होंने जो है इन चीज़ों को, मतलब एनपीएम को, यानी कि हमारा जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है उसको अपनाया। तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के अंदर कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। हमने ऊपर पढ़ा था पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच, याद आ रहा है आपको, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, आपने नहीं देखा होगा तो जाकर चेकआउट करिएगा। तो यहाँ पर जैसे कि हम देखेंगे कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो चीज़ें थी, एक था मार्केटाइजेशन और कॉर्पोरेट मैनेजमेंट। तो कहीं ना कहीं मार्केटाइजेशन मतलब ये कि आप बात करते हैं मार्केट की। अब मार्केट आ गया तो मार्केट के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती है, मार्केट के अंदर आ जाता है सप्लाई और डिमांड। तो सप्लाई और डिमांड को मेंटेन करना, या फिर अगर आप देखिए कि बहुत सारी कंट्रीज जो है, आपको मैंने बताया था मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम के बारे में। आपने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी है 11th एंड 12th में, आपको पता होगा कि मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम क्या होता है, डर्टी फ्लोटिंग सिस्टम कहते हैं हम उसको, जहाँ पर गवर्नमेंट जो है सप्लाई और डिमांड को जो है रेगुलेट करती है। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही थी उस टाइम पर, अगर आप देखेंगे कि जब डिमांड्स को रेगुलेट करने के लिए आपको कभी क्या करना पड़ता है, नेशनलाइज करना पड़ता है, कभी प्राइवेटाइज करना पड़ता है, ये भी आपने पढ़ा होगा। मैं उतना डिटेल इकोनॉमिक्स में नहीं जा रही हूँ, फिर वहाँ पर मैं आपको सब मुझे समझाना पड़ेगा कि सप्लाई, मार्केट डिमांड, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, मॉनेटरी मेजर्स क्या होते हैं, फिजिकल मेजर्स क्या होते हैं, बजट में किस तरीके से आप चेंज ला सकते हैं, सेलिंग ऑफ असेट्स। सिंपल सी भाषा में आपको मैं बताऊँ तो यहाँ पर हम समझेंगे कि जब गवर्नमेंट जो है, आप देखेंगे अभी रिसेंट ट्रेंड्स क्या है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है। जब इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी तो वो क्या कर रही थी, नेशनलाइजेशन कर रही थी। तो देखेंगे दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है, प्राइवेटाइजेशन और नेशनलाइजेशन। दोनों में क्या डिफरेंस आता है, आप देखेंगे कि प्राइवेटाइजेशन में जो गवर्नमेंट है अपना असेट जो है बेच देती है पब्लिक में और उसके बदले में पैसा ले लेती है, इसे हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। नेशनलाइजेशन मतलब क्या, कि जो बैंक है, गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, सिर्फ बैंक की बात नहीं कर रही हूँ मैं, किसी भी चीज़ में हो सकता है, कोई भी इंडस्ट्रीज में हो सकता है। जैसे कि आज के टाइम पे आप देखेंगे रेलवेज, रेलवेज जो है वो किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। इलेक्ट्रिसिटी का काम किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। अब धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी को भी सोच रही है कि मैं क्या कर दूँ, प्राइवेटाइज कर दूँ। तो बेसिकली प्राइवेटाइजेशन के अपने बेनिफिट्स, अपने नुकसान भी है। प्राइवेटाइजेशन करने से कोई भी चीज़ का जो है आप देखेंगे पब्लिक गुड नहीं रह जाता वो, फिर मतलब कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, क्योंकि फिर गवर्नमेंट उस पर जो है आप देख सकते हैं कि सब्सिडी नहीं लगा पाएगी, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइवेटाइजेशन के अपने बेनिफिट्स भी है, नुकसान भी है, ठीक है, उसको अलग बात है। बट कहने का मतलब ये है, प्राइवेटाइजेशन किसे कहते हैं, जब गवर्नमेंट अपने एसेट को बेच देती है, गवर्नमेंट अपने एसेट को बेच देती है टू द इंडस्ट्रीज, बिग बिजनेसमैन, और उसको खरीद लेते हैं
बिग बिजनेसमैन। और जब क्या कहते हैं, जो हमारी इंडस्ट्रीज होती है, बिग बिजनेसमैन होते हैं, जब वो जो है बेच देते हैं अपना एसेट किसको, गवर्नमेंट को। आप एयर इंडिया देख लीजिए, एयर इंडिया देख लीजिए, अभी रिसेंटली आप देखेंगे कि रतन टाटा को मिला, उससे पहले आप देखेंगे नेशनलाइज हुआ। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें जो है हो रही थी उसके साथ। तो ये सब करने से क्या फ़ायदा और ये सब का लेना देना क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली जब हम चीज़ों को प्राइवेटाइज कर देते हैं ना, तो देखिए ये सारी चीज़ें तो पब्लिक गुड्स होती है, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, इसमें जो है रिक्रूटमेंट भी जो है किससे होता है, थ्रू दी गवर्नमेंट होता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर हम जब हम इसे प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो प्राइवेटाइज करने से इसमें भी हमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इसमें क्या ज़रूरत पड़ती है, आपको पड़ेगी इसमें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत। तो यहाँ पर बात आती है पब्लिक सर्विसेज की, मतलब किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से काम नहीं हो रहा है। तो जब ये सारी चीज़ें जो है मार्केटाइज होने लग गई, जब ये सारी चीज़ें प्राइवेटाइज होने लग गई, तो आपको देखने को मिलता है इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होने लग गया। इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स मतलब क्या, मैंने आपको बताया था कि आपने इतना काम किया तो आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, जो पैसा आपको मिलता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के अंदर आपको किस तरीके का नहीं मिलेगा इंसेंटिव कभी भी, लेकिन आप प्राइवेट सेक्टर में जब काम करते हैं तो आपको क्या कहा जाता है कि आपने जो है अच्छा काम किया तो आपको जो है इस मंथ में जो है 10K 10K का इंसेंटिव मिलेगा, आपने टारगेट पूरा किया तो आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जब प्राइवेटाइज हो रही है तो इस तरीके की चीज़ें हमको देखने को मिलती है कि इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम करके जो है काम करवाया जा रहा था थ्रू द वर्कर्स। पब्लिक सर्विसेज को और जब हम प्राइवेटाइज करते हैं तो इससे फ़ायदा क्या होता है, मैं आपको एक और बता दूं यहाँ पर, क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है। तो ये जो है आपकी इफेक्टिवनेस और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाता है। मतलब कहीं ना कहीं जो चीज़ गवर्नमेंट के पास होती है, आपने सुना होगा ना, सरकारी काम बहुत स्लो होता है, सरकारी हर चीज़ स्लो होती है। पहले टेलीफोन सिस्टम हुआ करता था, फिर मोबाइल आया, मोबाइल में इतने सारे प्रोवाइडर्स आ गए, ठीक है। अब इतना सारा कॉम्पिटिशन है, एयरटेल है, जियो है, आइडिया है, आइडिया छोड़िए, एयरटेल है, जियो है। तो बेसिकली हम देखेंगे कि इतनी सारी जो सिम्स है तो उसके बीच में हम सोचते हैं ना कि हमें जो बेस्ट प्रोवाइड करेगा हम उससे ले लेंगे। तो कंपटीशन हो जाता है। अगर गवर्नमेंट ओन कर रही है तो गवर्नमेंट की मोनोपोली रहेगी, गवर्नमेंट किसी और को जो है वो दे ही नहीं सकती। तो जब गवर्नमेंट की मोनोपोली है तो वहाँ करप्शन भी बढ़ जाएगा, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं रहेगी और इफेक्टिवनेस भी कम हो जाएगी, क्योंकि कंपटीशन है ही नहीं, गवर्नमेंट के पास है सब चीज़ें। तो ये चीज़ जो है, ये प्राइवेटाइजेशन होने से ये फ़ायदा होता है कि कहीं ना कहीं इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। और आप देखेंगे कि आपके पास बहुत सारा चॉइस हो जाते हैं कि आप इससे ना लो तो उससे ले लेंगे, हमारे पास बहुत ऑप्शन है, ठीक है। एक टाइम पे आप देखेंगे कि ब्रेड को भी जो है गवर्नमेंट ने ले लिया था, ठीक है, मॉडर्न ब्रेड कंपनी, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अलग अलग टाइम पे आप देखेंगे नेशनलाइजेशन हुआ है, प्राइवेटाइजेशन हुआ है, ये चीज़ें जो है चलते आ रही है। उसके बाद दूसरी चीज़ हम समझते हैं, ये प्राइवेटाइजेशन तो चलो ये बेचना खरीदना हो गया, इसके अलावा छोटे छोटे काम भी करती है गवर्नमेंट, जैसे कि टेंडर देना, आपने सुना होगा रोड बनाने के लिए आप देते हैं किसी को, इंडस्ट्री को, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट देना। मतलब अगर आप कुछ काम करवा रहे हैं, कुछ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देना, ठीक है, या फिर आप कुछ जो है छोटा मोटा सामान बेच देना, ये सब तरीके के मार्केटाइजेशन कहलाते हैं। तो इसे हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। आपको पता है ना कि जैसे कि हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट का टेंडर आया है कि भाई इतने में जो है देंगा, जो कंपनी जो है कम से कम काम में करने के लिए रेडी हो जाती है उसको जो है वो चीज़ दे दी जाती है। मतलब गवर्नमेंट का काम भी क्या कराया जाता है, आउटसोर्स करवाया जा रहा है ताकि पैसे बचे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव मार्केट है। अगर गवर्नमेंट अपना काम आउटसोर्स कर देगी तो गवर्नमेंट को सस्ता पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट वही काम अपने एडमिनिस्ट्रेशन से करवाएगी, मतलब दूसरे लोगों से करवाएगी और उसके लिए अलग से ऑफिसर्स हायर करेगी, तो बेसिकली वो काम आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा। और वही काम अगर आप जो है प्राइवेट कंपनी से करवा लो, आउटसोर्स करवा दो, तो सस्ता हो जाएगा। अब जैसे रेलवे स्टेशन है, चाहे एयरपोर्ट है, हो सकता है गवर्नमेंट का हो, लेकिन वहां पर कोई तरीके का सेंटर हो गया, जैसे कि फन सेंटर बना दिया, फूड सेंटर बना दिया, ये सब चीजें प्राइवेटाइज हो सकती है। तो किसी पर्टिकुलर फैसिलिटी के अंदर भी आप देख सकते हैं कि कुछ इंटरनल मार्केट प्लेसेस बनाए जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको पूरा का पूरा जो है पूरा का पूरा जो है वही मार्केटाइज कर देना है। कभी कभी मैंने आपको बताया छोटे छोटे चीजें भी जो है मार्केटाइज की जाती है इन बिगर कॉम्प्लेक्स। जैसे कि आज के टाइम पे आप देख सकते हैं कि रेलवेज है, रेलवेज तो पब्लिक सेक्टर है। अब रेलवेज के अंदर क्या आएगा, छोटे छोटे आप देखेंगे कि जो फूड शॉप्स होती है, जो कैटरिंग होती है, ये सब चीज़ें क्या होती है, प्राइवेटाइज होती है। तो इसी के साथ हम आ चुके हैं इस चैप्टर के कंक्लूजन पे। आई होप आपको समझ में आया हो। मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स देने की कोशिश की है ताकि आपको समझ में आ पाए कि मार्केटाइजेशन से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है। आज के टाइम पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर बनते जा रहा है। मतलब एक टाइम पे मैंने आपको बताया था ना कि प्राइवेट और पब्लिक डाइकोटॉमी जो है मतलब प्राइवेट और पब्लिक डाइकोटॉमी नहीं हुआ करती थी, और अब वापस जो है हम उसी तरफ जा रहे हैं।
मतलब आज के टाइम पे हम देखेंगे आउटसोर्सिंग की वजह से हमारे पास जो है पब्लिक और प्राइवेट आउट मतलब डाइकोटोमी नहीं रही है। आज के टाइम पे भी हमें ज़रूरत है कि हम बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट जॉब में कितना भी काम कर लो, वहाँ पर एक्सपीरियंस देखा जाता है। आपको 5 साल तक मतलब आपका जितना प्रमोशन लिखना है उतना ही करेंगे, आपका 1 साल में इतना प्रमोशन करना है तो उतना ही करेंगे। आपने कितना भी अच्छा काम किया तो उसको आप प्रमोशन नहीं मिलेगा, आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। इसलिए गवर्नमेंट के जो मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं वो लोग अच्छे से काम नहीं करते। भले ही उनकी सैलरी बहुत होती है, फिक्स सैलरी होती है, लेकिन फिर भी वो काम नहीं करते क्योंकि बोलते हैं कि काम करे नहीं करे एक ही बात है, इंसेंटिव तो मिल नहीं रहा है कुछ करने का। तो बेसिकली ये अब आइडियाज इधर आ रहे हैं कि हमें जो है क्या ज़रूरत है कि अब गवर्नमेंट के जो मतलब बेसिकली जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें भी हमें इंसेंटिव देने की ज़रूरत है, ताकि वो कहीं ना कहीं अपनी इफिशियंसी बढ़ा सके। तो ये सब चीज़ें अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन खत्म नहीं हुआ है, तो सिर्फ चैप्टर नंबर 1 है, तो कोई बात नहीं, हम आगे डिस्कस कर लेंगे। इस चैप्टर के हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं, समरी कर देते हैं। तो बेसिकली इसमें हमने समझा कि किस तरीके से मार्केटाइजेशन आने से जो है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो है इमर्ज होकर आया, और बेसिकली अलग अलग तरीके से लोगों ने इसको सपोर्ट किया। डेवलपिंग कंट्रीज ने भी इसको सपोर्ट किया और डेवलप कंट्रीज ने भी इसको सपोर्ट किया। और अभी जो है हमें ज़रूरत है कि हम इसको जो है और ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं अटेंशन दे, ताकि हम इसको अच्छे से डेवलप कर पाए। क्योंकि हमें ज़रूरत क्या है, हमें ज़रूरत क्या है कि हम प्रॉपरली काम करवा सकें, यही हमें करवाना है। ठीक है, हमेशा से कंसर्न यही रहा है कि काम हमें निकलवाना है, लेकिन काम प्यार से निकलवाना है, काम जोर जबरदस्ती निकालना है, वो हम जो है आगे पढ़ेंगे। अलग अलग अप्रोचेस हैं, जैसे कि आप टेलर की अप्रोच पढ़ेंगे, साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, तो उसमें अलग तरीके से काम निकलवाने का तरीका है। ठीक है, आप कन्वेयर बेल्ट सिस्टम पढ़ेंगे, आप जो है फॉर्डिज्म पढ़ेंगे, अलग तरीके से काम निकालने का सिस्टम है, इसमें आता है वो सब। उसके बाद आगे पढ़ेंगे तो उसके बाद जो है अलग अलग तरीके से काम निकालने के ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है, बिहेवियरल अप्रोच है। तो काम निकलवाना है, लेकिन निकलवाना कैसे है वो उसके तरीके जो है अलग अलग हो सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर है। हम मिलेंगे जल्द ही और जो है हम सेकंड चैप्टर जो है हमारा कवर करेंगे। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।